जय हिंद। आज संविधान की पहली क्लास है, तो शुरू करते हैं। संविधान संविधान कहते किसे हैं? सबसे पहला सवाल ये है। संविधान का मतलब होता है सभी के लिए बराबर कानून। सभी के लिए बराबर कानून होता है, जहाँ वहाँ पे संविधान होता है। जब जब भारत में हमारे यहाँ सन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय मूल संविधान में हमारे 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अभी बहुत सारे संशोधन हो गए हैं और अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। 104 संविधान संशोधन के बाद 2020 में अब आर्टिकलों की संख्या, मतलब अनुच्छेदों की संख्या 448 है। ठीक। सबसे पहले इसका 22 भाग हैं, तो पहला भाग देखते हैं क्या है। पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें बात करते हैं पहले भाग में, और उसमें आते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 1 में है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने का मतलब ये है कि जो राज्य एक बार भारत में मिल गया वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। जबकि दो देश ऐसे हैं, सोवियत संघ और यूएसए। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर रसिया था, और यूएसए अमेरिका। ये दोनों देश ऐसे हैं जिसमें कोई भी राज्य है वो अपनी मर्ज़ी से अलग भी हो सकता है, और वो उस यूएसए के और सोवियत संघ के राज्यों का अपना अलग संविधान भी हो सकता है, अपना अलग झंडा भी हो सकता है। जबकि भारत में एक या दो थे, जैसे जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया है सरकार ने। मतलब अब भारत है वो राज्यों का पूरी तरह से एक यूनियन बन गया है। इसमें एक बार जो राज्य आ गया वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक। अनुच्छेद 2 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद दो में आता है, जो संसद है हमारी पार्लियामेंट, वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम था, 16 मई 1975 को सिक्किम में भारत का विलय हुआ था। उससे पहले जो 16 मई 1975 से भारत के, मतलब भारत का वो तो था दबदबा सिक्किम में, लेकिन पूरी तरह से वो भारत का राज्य नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, संसद ने संविधान संशोधन करके और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी, और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दे दिया। अब वो भारत का एक यूनियन राज्य है, मतलब हमारे भारत में ही है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं हम। जो अनुच्छेद 3 है वो संसद है। अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकती है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश से ही सन 2000 में उत्तराखंड को अलग कर दिया था, उसकी नई सीमा तय कर दी गई थी, और उसका नाम भी अलग दे दिया था, उत्तरांचल, अब उत्तराखंड कर दिया है। ऐसे ही बिहार से निकाला था झारखंड, बिहार से झारखंड निकाला था। उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया था, और ऐसे ही मध्य प्रदेश से निकाला था हमने छत्तीसगढ़। ये सब क्या है, संसद के पास इतनी पावर होती है। कौन से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी, जो भारत के इतने सारे 28 राज्य हैं उनमें से किसी का भी नाम बदल सकती है, किसी की भी सीमाएं बदल सकती है। ठीक। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 4 का कहना है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन करके नाम बदलना या सीमा तय करना, या किसी भी नए राज्य, अनुच्छेद 2 में है मतलब किसी भी नए राज्य को अपने भारत में मिलाना। जबकि अनुच्छेद 3 में है अपने ही राज्यों को या तो उनका नाम बदल सकते हैं या फिर उनकी सीमा को बदल सकते हैं। मतलब अगर बड़ा राज्य है तो उसको छोटा करना, या एक राज्य में से दो राज्य बनाना, या किसी दो राज्यों को एक राज्य में मर्ज करना। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को दो अलग राज्य बनाए उन्होंने, दोनों यूटी कर दिया। जबकि लक्षद्वीप और दमनदीप और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिला के अब एक यूटी बना दिया है। ये सब किसके पास पावर होती है? संसद के पास होती है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाता है।
अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट केवल पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है अनुच्छेद 2 और 3 में कि वो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको केवल एक पत्र लिख के भेजेंगे कि हमने हाँ उस राज्य को अपने देश में मिला लिया, या फिर फला राज्य को हमने उसकी सीमा तय कर दी है, या फिर उसे तोड़ करके 2 बना दिया, या फिर फला राज्य का हमने नाम बदल के ये कर दिया है। ये पावर संसद के पास है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, हमने पहले भाग के चारों अनुच्छेद देख लिए। अब भारतीय राज्य थे हमारे जो पहला, क्योंकि सबसे पहला अनुच्छेद हमारा यही था, भारत है जो उस संघ राज्य का क्षेत्र है, मतलब भारत है हमारा वो राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। तो अब हम देख लेते हैं, जब हमारा आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय हमारे भारत में लगभग 552 रियासतें 552 से भी अधिक रियासतें थीं। लेकिन उसमें क्या हुआ, अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने जाते जाते भी समझ लो बेड़ा गर्क करके ही गए वो। तो उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हर जितनी 552 से भी ज़्यादा रियासतें थीं, हर रियासत को उन्होंने अधिकार दे दिया, या तो वो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन और दे दिया बोका लोगों ने कि आप लोग चाहें तो एक स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं, जो कि सबसे गलत था। तब इन रियासतों को फिर क्या था, इधर पाकिस्तान रियासतों को मिलाने में लग गया, इधर इंडिया मिलाने में लग गया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो आसानी से मिलने वाले थे नहीं, बहुत चेचे में कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वो बाद में सब हो गया। लेकिन जब हमारे देश में लौह पुरुष का नाम सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और के मेनन, इन दोनों को मतलब जो भारत में राज्य थे, उन जो अलग अलग रियासतें थी उनको भारत में विलय करने का काम दिया, और ये बहुत बेहतरीन ढंग से किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उन्हें कोई ऐसे ही थोड़ी ना लौह पुरुष मानते हैं। ठीक, अब तो उनमें देखते हैं कौन कौन से राज्य थे जो ज़्यादा चेचे में कर रहे थे। एक पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर था। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह थे जम्मू कश्मीर के राजा, और उनका जो प्रधानमंत्री था उस समय वो शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला का ही बेटा आजकल वो जो अभी जो बाद में जम्मू कश्मीर में जो नेता लोग हैं, ये सब वही खानदान है। तो राजा हरी सिंह था, इनका कहना था कि ये ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही इंडिया में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। ये अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। तो हुआ क्या था, हरी सिंह को लगता था कि ये चैन से रह लेगा, क्योंकि उधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, बीच में है जम्मू कश्मीर। अब एक इसकी खासियत ये थी जम्मू कश्मीर की कि राजा था जो वो एक हिंदू समुदाय का था, लेकिन जहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी। तो फिर भी वहाँ की जनता नहीं चाहती थी दोनों में कहीं जाना, वो लोग भी चाहते थे कि वो एक स्वतंत्र रूप से रहें। लेकिन जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, वो चाहता था कि तानाशाही की ओर ना जाए, वो एक लोकतंत्र का समर्थक था। इसलिए वो अगर सलाह देता हरी सिंह को तो वो भारत में आने की देता, लेकिन हरी सिंह को ऐसे समझ में नहीं आ रही थी। तो कुछ समय बीता, के मेनन गए हरी सिंह से बात करने, हरी सिंह ने मना कर दिया। फिर उधर से पाकिस्तान ने क्या किया, एक दिन पाकिस्तान ने उसने क्या किया, 30-40 हज़ार सैनिकों को बिना वर्दी के जम्मू कश्मीर भेज दिया। अब उन लोगों ने बहुत दरंदगी के साथ इतनी ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे मार काट फैलाई, बहुत ख़तरनाक तरीके से। फिर राजा हरी सिंह ने पत्र लिखा सीधे दिल्ली लिखा कि हमको बचा लीजिए। तब सरदार वल्लभ के मेनन बोले, उस समय प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम बचा लेते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ऐसे कैसे बचा लेते हैं, पहले उसको कहो कि जम्मू कश्मीर में भारत का विलय करे, क्योंकि हम अभी किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था नहीं, पाकिस्तान उस पर अटैक कर चुका था। अगर हिंदुस्तान जाता वहाँ पे अपनी आर्मी लेके, तो इसका मतलब वो ये था कि दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती, वॉर हो जाता, और उस समय हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हरी सिंह से कहिए वो एक
मतलब एक कागज़ था वो जिसकी फ़ोटोकॉपी करके रख ली थी सब राजाओं को, उसमें केवल राजा का साइन होना था और राजा का नाम भरा जाता था और उसकी रियासत का नाम भरा जाता था और वो भारत में विलय हो जाता था। वो विलय पत्र पे साइन कर दें, हम अभी आर्मी भेज देंगे। तो वो फिर के मेनन गए वहाँ पे, उनको फिर राजा हरि सिंह को दिल्ली लाया गया। राजा हरि सिंह, इनका एक किस्सा बहुत फेमस है उस समय का। राजा हरि सिंह ने जब रात को हरि सिंह ने साइन कर दिया था विलय पत्र पे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी, बहुत सारी शर्तों पे, कि वो जो अब तक था जैसे 370 वहाँ का अलग झंडा होना और उनका अलग संविधान होना, ये सब शर्तें थी उनकी, लेकिन वो उस समय मान लिया गया था। और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र पे उन्होंने साइन कर दिया हरि सिंह ने। तो वो फिर हमारे देश का हिस्सा बन गया। जब देश का हिस्सा बन गया तब क्या हुआ, आर्मी लेके हमारी इंडियन आर्मी पहुंच गई, और इंडियन आर्मी पहुंच गई उसके बाद उन्होंने मार के खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को, और फिर जम्मू कश्मीर हमारा हो गया। लेकिन उसके बाद भी पीओके का हिस्सा है जो, वो पाकिस्तान तब तक वो कब्जा कर चुका था इसलिए। लेकिन उसमें एक किस्सा ये है, बहुत प्रचलित है हरि सिंह का। हरि सिंह ने अपना जो वो था उस समय इनका जो मतलब एक द्वारपाल ही या इनका एक सेवक होगा, उससे ये कह कर सोए थे ये रात को, अगर सुबह तक जम्मू कश्मीर पर भारत की फतेह ना हो तो मुझे जगाना मत। ये बंदूक दी उन्होंने अपनी और कहा मुझे गोली मार देना। तब सुबह को उठे तो पता लगा कि हाँ, भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा कर लिया है। तब समय से तब उस दिन डेट थी 26 अक्टूबर 1947, जब हरि सिंह ने साइन करे थे विलय पत्र पे, तब ये भारत का अंग बन गया था। और दूसरा राज्य हमारा था जूनागढ़। जूनागढ़ था वो एक गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन सरदार पटेल साहब थे, उन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह करा दिया वहाँ पर। और जनमत संग्रह कराया, फिर उसमें वहाँ की मेजोरिटी थी जो वो भारत के पक्ष में आ गई, और फिर जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। और तीसरा राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद जो था, हैदराबाद का निज़ाम था, हैदराबाद रियासत थी, उसका जो निज़ाम था वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। लेकिन सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसमें सरदार पटेल जी ने बहुत दिमाग से काम लिया। वहाँ पर पुलिस की वर्दी में अपनी आर्मी को भेजा, पुलिस की वर्दी में आर्मी गई बहुत काफ़ी तादाद में, और वहाँ जाके ऑपरेशन पोलो चलाया और कहा कि वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस गई हुई है। तो और रातों रात हैदराबाद को भी उसमें मिला लिया। इन सभी देसी, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ। 552 रियासतें थीं, उनमें पाकिस्तान में भी चली गई 552 से ज़्यादा थी, और भारत में भी चली गई। अब दो देश बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब जो भारत की जो सभी रियासतें मिलकर एक भारत का निर्माण किया था, उन सभी भारत के सभी राज्यों, भारत की जितनी भी रियासतें मिली थी उनको 4 राज्यों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी में। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1949 में एस के धर आयोग का गठन किया गया। लेकिन इसके भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध होने लगा। देखते ही देखते तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य मांग करते हुए एक व्यक्ति था जिसने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, जिसका नाम था पेट्टू श्री रामलू, जो भूख हड़ताल पे बैठ गया। उसका कहना था कि तेलुगु भाषा के लोग हैं, उनको एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और क्या हुआ, देखते ही देखते सरकार ने तो उसकी बात सुनी नहीं उस समय। तो फिर 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो पेट्टू श्री रामलू था उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर जनता को लगा सरकार तो कुछ करेगी नहीं। फिर वो धीरे धीरे जो था वो मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना, वो उसका विरोध होना वो बंद हो गया। लेकिन फिर नेहरू जी को लगा कि वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो नाराज़ हो रही है सरकार से, तो उन्होंने उनकी सिंपैथी लेने के लिए नेहरू जी ने क्या काम किया, 10 अक्टूबर सन 1953 में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश, जिसका नाम आंध्र प्रदेश था, उसको अलग कर दिया। और अंततः
मतलब जब आंध्र प्रदेश बना, और यही भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। हुआ कब था? 10 अक्टूबर 1953 पे। क्यों हुआ था? क्योंकि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक व्यक्ति था श्री रामलू, जो पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठा था, वो 56 दिन में मर गया था। तब नेहरू जी ने सोचा चलो ठीक है, मान लेते हैं, और उन्होंने एक राज्य का गठन किया भाषा के आधार पर, जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। बना कब था फजल अली आयोग? 1953 में। लेकिन फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1956 में। और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी गई। जो भाषाई आधार पर राज्य थे उनको एक कानूनी मान्यता दी गई। इस आयोग के फलस्वरूप फिर एक 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। क्योंकि जब इन्होंने 1953 में आयोग बना, 1956 में एक रिपोर्ट बनी, तब 1956 में रिपोर्ट बनी, तभी एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। इसके बाद से जो राज्य बनाए गए थे ABCD करके, ये चार उसमें बांटे गए थे, उनको रद्द कर दिया और भाषाई आधार पर 14 राज्यों का गठन हुआ। मतलब उस समय फिर 14 राज्य बने, जिनमें और 6 केंद्र शासित प्रदेश और अलग से बने। मतलब 14 और 6 20 राज्य बने उस समय। फिर उसमें क्या होता है, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पे हुआ था। जो पंजाब राज्य था उसका पुनर्गठन हुआ था, और पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पे हुआ था? शाह आयोग की सिफारिश पे हुआ था। ठीक, आगे क्या है? आगे आ गई नागरिकता, जो है भाग 2। इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं।